नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक और अलगाववादी नेता ने जो कहा वह देश के गैर भाजपा दलों के लिए पेट दर्द का कारण बनेगा। विपक्षी दल भाजपा और मोदी सरकार पर मुसलमानों को लेकर अत्याचार, अनाचार और तरह तरह के आरोप लगाते हुए वोटों की रोटी सेकते रहे हैं। उनके लिए उमर फारूक का बयान आत्मघाती साबित होगा। मुसलमानों का कोई धर्मगुरु और वह भी अलगाववादी मोदी की तारीफ करे, यह विपक्षी दलों के लिए पचाना आसान काम नहीं है। दरअसल श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज ने पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बताया और क्षेत्रीय सहयोग तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पर उनके शुरुआती दौर को याद किया। मीरवाइज के भाषण की क्लिप्स तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक होने के नाते प्रधानमंत्री उस जुड़ाव की भावना को फिर से जगाने और भारत पाकिस्तान के बीच सार्थक बातचीत शुरू करने की स्थिति में हैं। मीरवाइज के पिता मौलवी फारूक की 1990 में हत्या कर दी गई थी। उन्होंने पिता की विरासत को याद करते हुए कहा कि वे 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से हिंसा के बजाय बातचीत की वकालत करते रहे। इससे पहले एक बयान में इसी कश्मीरी अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश में बढ़ता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मुस्लिम विरोधी नीतियां अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करने का आरोप लगाया था। मीरवाइज ने कश्मीर के राजनीतिक कैदियों और कार्यकर्ताओं को जेल में रखने और आवश्यक मामलों में स्थानीय नेताओं को जनहित के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से जनता या पीड़ितों के परिवार से न मिलने देने पर आपत्ति जताई थी। दरअसल ऐसे आरोप विपक्षी दलों को सुहाते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के आरोपों को लगातार दोहराने से मुसलमानों के वोटों की फसल काटी जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अलगाववादी नेता यासीन मलिक के संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मलिक के संगठन JKLF पर प्रतिबंध के बाद राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की आलोचना की थी। महबूबा ने कहा था कि इस तरह के हानिकारक फैसले ही कश्मीर को खुली जेल बना देंगे। गौरतलब है कि JKLF पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है। यासीन मलिक पर आरोप है कि 1994 से भारत विरोधी गतिविधियां चलाते थे। वह देश के पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाते और वहां पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। गौरतलब है कि जिस मलिक की महबूबा मुफ्ती पैरवी कर रही थी, उसी मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। उसे अगस्त 2023 में पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार में मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री का विशेष सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की कड़ी आलोचना की थी। महबूबा अक्सर मोदी सरकार पर राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन, चुनाव में बाधा डालने और केंद्रीय एजेंसियों जैसे NIA और ED के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। मौजूदा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद मोदी सरकार के फैसले को असंवैधानिक और लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। उन्होंने घाटी में लंबे समय तक नेताओं की नज़रबंदी और राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार पर तीखे आरोप लगाए थे। तब वे मुख्यमंत्री नहीं थे। इसी तरह पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तौर तरीकों का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं और अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। गुपकार गठबंधन से जुड़े नेता तारिगामी ने मोदी सरकार पर जनविरोधी नीतियां लागू करने और जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके नौकरशाही के माध्यम से तानाशाही पूर्ण शासन चलाने का आरोप लगाया था। बाद में अलगाववाद की राह छोड़कर मुख्य धारा में लौटे सज्जाद लोन ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद लोन ने कहा था कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। मोदी को जमीनी नेता बताते हुए उन्होंने कहा था कि वह जम्मू कश्मीर में विकास को नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही लॉन ने पीएम मोदी के विनम्र स्वभाव की प्रशंसा की। उन्होंने पीएम को जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया। मोदी की तारीफ करते हुए लॉन ने कहा था कि मोदी इतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं कि मुझे तय करने में दिक्कत हो रही है कि मैं देश के पीएम से मिला हूं या अपने बड़े भाई से। सिर्फ रोटी पानी की मांग को लेकर एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में सैकड़ों लोग पुलिस फायरिंग में मारे जा चुके हैं, अभी भी लगातार मारे ही जा रहे हैं। वहीं भारत के जम्मू कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटाने के बाद हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य की मौजूदा जीडीपी औसत 8.5% दर से बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में 84,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है। वहीं 2024 में राज्य को पर्यटन से 18,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। 2019 में धारा 370 हटने से पहले आतंकवाद की वजह से कृषि और टूरिज्म तबाह हो गया था। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म, फलों का व्यापार और हैंडीक्राफ्ट पर टिकी है। 1995 के बाद 10 साल में ड्राई फ्रूट निर्यात 67.14% तक गिर गया था। 2007 के बाद हस्तशिल्प उत्पादन 80% तक कम हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 3.5 दशक से जारी आतंकवाद और हिंसा ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी गहरा असर डाला। अवसाद, चिंता, सदमा, आत्महत्या और नशे की प्रवृत्ति में इजाफा हुआ था। जम्मू कश्मीर करीब 35 सालों से आतंकवाद झेल रहा था। इसकी वजह से अब तक वहां पर 40,000 लोगों की जानें गई थी। साथ ही लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल गई। राज्य में हुई हिंसा और अस्थिरता के माहौल का सबसे ज़्यादा असर विकास पर पड़ा। जम्मू कश्मीर में जहां कभी पत्थरबाजी और हिंसा की खबरें सुर्खियां बनती थी, वहीं अब पर्यटन, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचा विकास चर्चा का विषय बन रहे हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन विकास का एजेंडा पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है। अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का निर्माण विकास की नई कहानी लिख रहा है। करीब 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच पूरे साल संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हर साल भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद हो जाता था, जिससे लद्दाख का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क प्रभावित होता था। जम्मू कश्मीर में बदलाव केवल जोजिला टनल तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हुई हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जैड मोड टनल, नई राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमावर्ती सड़कों का विस्तार और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन इस बदलाव को और मजबूत बना रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादी नेता का प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना विपक्षी दलों को किसी भी तरह से पच नहीं सकता। कांग्रेस, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और लगभग खत्म हो चुकी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों के लिए देश के मुसलमान महज नागरिक और इंसान नहीं हैं, बल्कि वोटों की मशीन रहे हैं। मुसलमानों के संवेदनशील मुद्दों जैसे हिजाब, 3 तलाक, मुसलमान अपराधियों का एनकाउंटर, माफिया और गैंगस्टर्स का एनकाउंटर और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे मुद्दों पर उनको भड़काने का प्रयास करके मुसलमानों के प्रति हितैषी बनने की विपक्षी दलों की होड़ बरसों से जारी है। यही वजह है कि देश विरोधी आतंकी गैंगस्टर और माफिया मुसलमानों के खिलाफ विपक्षी दल बोलने से कतराते रहे हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में तो ऐसे तत्वों की भरमार रही है। अखिलेश यादव और लालू यादव की पार्टी तो ऐसे अपराधियों को विधायक, सांसद और मंत्री तक बनाती रही है। ऐसे में कोई मुसलमान धर्मगुरु और नेता प्रधानमंत्री की तारीफ करे तो इनकी शक्लें देखने लायक होती हैं। एक भी विपक्षी दल आज तक यह साबित नहीं कर सका कि सरकारी लाभ की योजनाओं से मुसलमान समुदायों को बाहर रखा गया या केंद्र सरकार ने कोई भी ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमान समुदायों का अधिकार खत्म हो गया या छिन गया हो। संविधान के दायरे में सबके सब बराबर हैं।
सरकारी योजनाओं का लाभ देश में सबको समान तौर पर मिलता है। इसके बावजूद भी विपक्षी दलों का प्रयास यही रहा है कि किस तरह ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपना वोट बैंक पक्का किया जा सकते। इसके बावजूद भी विपक्षी दल कभी भी अपनी सोच में, इस हरकत में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।